Good morning, dear students. I am Neelam. Welcome to Sharda Senior Secondary School. As you all know, yesterday we have started our new chapter, The Ruling Countryside. The Ruling Countryside का मीनिंग है ग्रामीण इलाकों में शासन. इन दिस चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं जब ब्रिटिश रूलर्स हमारे इंडिया में आए थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू हमारे यहाँ शासन स्टार्ट हुआ था, तो उन्होंने किस तरीके की कूटनीति को अपनाया अपने आप को हमारे इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इन 1765 के अंदर बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई थी. बंगाल की दीवानी मिलने का क्या मीनिंग था कि अब जितना भी टैक्स या रिवेन्यू कलेक्शन का काम होगा वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर हो गया. इट मीन्स क्या है कि डायरेक्ट पैसे का जो लेन देन है, सारा हिसाब किताब जो भी है पैसे का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर हो गया. तो इस तरीके से उन्होंने राजाओं को तो ये शो किया कि वो ही रूल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ के राजा जो थे वो यहीं के थे, हमारे इंडिया के थे. तो अर्ली स्टार्टिंग में उनके पास इतनी पावर भी नहीं थी ब्रिटिश रूलर्स के पास कि वो उनको आसानी से हटा सकें उनकी सीट से या उनकी मतलब किंगडम से. तो उन्होंने एक कूटनीति को अपनाया जिसके अंडर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये शो किया कि रूल तो आप लोग ही कर रहे हो, हमें तो सिर्फ दीवानी ही मिली है. तो धीरे धीरे जब पैसा उनके हाथ में आने लगा और उन्होंने अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया हमारे इंडिया के अंदर, तो किन किन पॉलिसीज को उन्होंने अपनाया, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने हमारे इंडिया के अंदर मतलब कि स्टार्ट किए उस टाइम के अंदर, तो उन सब चीज़ों को हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं. और इसके रिगार्डिंग एक उन्होंने रिवेन्यू कलेक्शन के लिए एक परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया था हमारे इंडिया के अंदर, और उन्होंने स्टार्ट किया था ये 1793 के अंदर. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग है कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट. परमानेंट सेटलमेंट के कुछ फीचर्स बताएं. हिंदी में इसे कहते हैं स्थायी बंदोबस्त. ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परमानेंट सेटलमेंट को किसने इम्प्लीमेंट किया. तो इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793. 1793 के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको इस्टेब्लिश करते हैं. इसके अंदर क्या था कि द अमाउंट ऑफ रेंट वाज फिक्स्ड परमानेंटली. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि परमानेंट वर्ड यूज हुआ है. तो इसके अंदर ये था कि जो भी रिवेन्यू कलेक्शन होगा वो फिक्स कर दिया गया. ओके, कि ये हमेशा के लिए फिक्स रहेगा, इसको चेंज नहीं किया जाएगा. तो इट वाज फिक्स्ड परमानेंटली, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है. और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी रिवेन्यू कलेक्शन की, ये दी गई थी राजाओं को और तुलकदार्स को. द राजास एंड तुलकदार्स वर आस्क्ड टू collect the rent from peasants and pay revenue to the company. राजाओं को और ताल्लुकदारों से कहा गया कि आप पीजेंट्स से, पीजेंट होता है किसान, उनसे आप रिवेन्यू कलेक्शन कीजिए और उस कलेक्शन को कंपनी को सबमिट करवाएं. इसके बाद है बाय देयर टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजास एंड ताल्लुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स. जो ये सेटलमेंट किया उन्होंने, परमानेंट सेटलमेंट, राजाओं और ताल्लुकदारों को उन्होंने एक टर्म दी, यानी कि उन्होंने एक नाम दिया उनको, और वो नाम था जमींदार. वो लोग क्या बुलाते थे इनको? जमींदार. ओके, जो रिवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे उनको जमींदार बुलाया गया. तो ये था परमानेंट सेटलमेंट के बारे में. एक बार फिर से कर लेते हैं कि इसको लागू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 के अंदर, और इसके अंदर फिक्स्ड परमानेंट किया गया कि जो भी रेंट होगा वो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा. और राजाओं को और ताल्लुकदारों को ड्यूटी दी गई कि आप पीजेंट से मतलब कि रेंट को कलेक्ट करेंगे और फिर कंपनी को सबमिट करवाएंगे. और इन राजाओं और ताल्लुकदारों को एक टर्म दी, उन्होंने एक नाम दिया और वो नाम था जमींदार. ओके, तो ये था अबाउट परमानेंट सेटलमेंट. इसके बाद एक और उन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया जिसका नाम है महलवारी सिस्टम. ओके, महलवारी सिस्टम क्या था उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे.
और इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे महलवारी सिस्टम को थ्रू कंपैरिजन। इसको हम जो अभी हमने किया है परमानेंट सेटलमेंट, उसके साथ इसकी कंपैरिजन करेंगे, जिसकी वजह से आपको इजीली समझ में आएगा। देखो परमानेंट सेटलमेंट जैसे कि आपको बताया कि द रेट ऑफ रेंट ऑन ऑल टाइप ऑफ फील्ड्स वाज द सेम। जितने भी फील्ड होंगे सभी का जो रेंट होगा वो सेम रहेगा, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन महलवारी सिस्टम में क्या था कि द रेट ऑफ रेंट वाज फिक्स्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड। देखो उन्होंने क्या किया था कि एक सबसे पहले तो थोड़ा कनेक्शन बनाने के लिए आपको बता दूं कि 1793 के अंदर आया परमानेंट सेटलमेंट, बट ये मतलब इतना बेनिफिशियल नहीं लगा ब्रिटिशर्स को, ठीक है, इतना ज्यादा मतलब कि बेनिफिशियल नहीं लगा, इतना ज्यादा उन्होंने पैसा नहीं दिया इस सेटलमेंट ने कंपनी को। तो उन्होंने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया जिसको महलवारी सिस्टम कहा गया। तो पहले तो फिक्स किया गया था कि आप इतना ही रेवेन्यू दोगे, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जब वो लॉस में जाने लगे तो उन्होंने महलवारी सिस्टम को स्टार्ट किया, और महलवारी सिस्टम के अंडर फिक्स नहीं किया गया रेवेन्यू। उसमें ये कहा गया कि मतलब कि जो वहां की उस टाइम की लैंड थी उसको इंस्पेक्ट किया गया कि कैसी लैंड है वहां की, फर्टाइल है, अनफर्टाइल है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू द लैंड डिसाइड किया गया कि आप लोग रिवेन्यू दोगे। अच्छी फर्टाइल लैंड है, अच्छा प्रोडक्शन है तो ज्यादा रिवेन्यू, कम फर्टाइल लैंड है, कम प्रोडक्शन है तो कम रिवेन्यू। ओके, तो ये था महलवारी सिस्टम के अंदर। इसके बाद है द रेट ऑफ रिवेन्यू वाज फिक्स्ड फॉर द राजाज एंड तालुकदार्स। देखो राजा और तालुकदार्स को कह दिया गया कि आपके लिए फिक्स है रिवेन्यू, आप इतना हमें कलेक्ट करके दोगे ही दोगे, ठीक है। मान लो 10 रुपीज उन्होंने फिक्स कर दिया, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि 10 रुपीज उन्होंने फिक्स कर दिया। लेकिन राजाओं और तालुकदारों को कहा गया कि आप कितना मर्जी मतलब रिवेन्यू लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, हमें तो 10 रुपीज चाहिए ही चाहिए हैं, चाहे आप 15 रुपीज लो, चाहे आप 20 रुपीज लो, बट हमें तो 10 अपना पार्ट जो है वो चाहिए ही चाहिए है। तो द रेट ऑफ रिवेन्यू वाज फिक्स्ड फॉर द राजाज एंड तालुकदार्स। तो वो फिक्स किया गया राजाओं और तालुकदारों के लिए, पीजेंट्स के लिए फिक्स नहीं किया गया था, ये राजाओं और तालुकदारों के लिए फिक्स किया गया था। और महलवारी सिस्टम में क्या था कि द रेट ऑफ रिवेन्यू वाज नॉट फिक्स्ड बट इट वाज रिवाइज्ड टाइम टू टाइम। ये फिक्स नहीं था, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होता रहता था। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग रिवेन्यू टू द कंपनी वाज ऑफ द राजाज एंड तालुकदार्स। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मतलब कि टैक्स कलेक्शन की, ये दी गई थी तालुकदारों और राजाओं को, ठीक है, जिनको वो क्या बुलाते थे, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, उनको वो जिमींदार बुलाते थे। अब यहाँ देखो महलवारी सिस्टम में क्या था कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द रिवेन्यू एंड डिस्पोजिटिंग इट टू द कंपनी वाज ऑफ द हेड ऑफ द विलेज। विलेज के हेड को ये ड्यूटी दी गई थी जिसे महल कहा जाता था। अब एक ये जो देखो महलवारी नाम कैसे आया, महल का क्या मतलब है, यहाँ पर एक ऐसा एरिया जहां से रिवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया, उसको महल बुलाया जाता था। यानी कि आप एक विलेज के लाइक इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो ये था महलवारी सिस्टम, जहां पर जो रिवेन्यू था वो फिक्स नहीं था, अकॉर्डिंग टू लैंड डिसाइड किया जाता था, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता था, और रिवेन्यू कलेक्शन की ड्यूटी हेड ऑफ द विलेज को दी गई। तो ये था परमानेंट सेटलमेंट एंड महलवारी सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज गिव टू प्रॉब्लम्स विच अरोज विद द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रिवेन्यू। देखो अभी हमने परमानेंट सेटलमेंट स्टडी किया, उसके बाद हमने महलवारी सिस्टम किया, इसके बाद एक मुनरो सिस्टम भी लागू किया। मुनरो एक ब्रिटिशर्स थे, उनके नाम पर इसको मुनरो सिस्टम नाम रखा गया। इसके अंदर भी टैक्स कलेक्शन होता था। तो आप ये सोचो कि कितनी सारी पॉलिसीज मतलब कि अंग्रेजों ने लागू की ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिल सके। कभी वो परमानेंट सेटलमेंट लागू कर रहे हैं, वहां से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो फिर वो महलवारी सिस्टम लागू करते हैं। महलवारी सिस्टम के बाद उन्होंने मुनरो सिस्टम लागू किया। तो उनका मोटिव ही यही था कि ज्यादा से ज्यादा वो रिवेन्यू कलेक्ट करें। उनको कोई मतलब नहीं था कि पीजेंट्स की हालत कैसी है, उनको कुछ मतलब कि उनके पास खाने के लिए है या नहीं है, उनकी प्रोडक्शन कैसी हो रही है, फसल अच्छी हुई या नहीं हुई।
तो इस चीज से उनको कोई मतलब नहीं था, उनका मतलब था सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू कलेक्शन से। तो मुंड्रो सिस्टम जो था उसमें जब लागू किया गया तो काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि विद द डिजायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, द ब्रिटिश रेवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स्ड टू हाई अ रेवेन्यू डिमांड। देखो, विद अ डिजायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, अब उनकी डिजायर यही थी कि लैंड से ज्यादा उनको इनकम हो, और ब्रिटिश रिवेन्यू को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाह रहे थे, और फिक्स्ड टू हाई रिवेन्यू डिमांड। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत हाई, मतलब कि बहुत ज्यादा रिवेन्यू उन्होंने फिक्स कर दिया कि इतना मतलब किसानों से लेना ही लेना है। और पीजेंट्स वर अनेबल टू पे, अब उनकी प्रोडक्शन इतनी अच्छी नहीं होती थी किसानों की, तो वो अनेबल थे उसको पे करने में, वो पे ही नहीं कर पा रहे थे। रायट्स फ्लड द कंट्री साइड एंड विलेजेस बिकेम डेजर्टेड इन मैनी रीजन्स। अब क्या होता है इसका रिजल्ट, अब वो टैक्स तो नहीं दे पा रहे हैं, रिवेन्यू नहीं दे पा रहे हैं, तो वो कंट्री साइड को छोड़कर चले गए, और काफी विलेजेस जो थे, रीजन्स जो थे, वो डेजर्टेड हो गए। डेजर्टेड का मीनिंग है कि वो अनपॉपुलेटेड हो गए, वहां से भीड़ कम हो गई, लोगों ने पलायन कर दिया वहां से छोड़ छोड़ के अपनी जमीनों को लोग चले गए। तो देखो कितना बुरा मतलब उनके साथ हुआ उस टाइम पर। इसके बाद है ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स हैड इमेजिन्ड दैट द न्यू सिस्टम वुड ट्रांसफॉर्म द पीजेंट्स इनटू रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स। और जो ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स थे, जो मतलब इतने ज्यादा उन्होंने उम्मीदें लगा रखी थी ऑफिशियल्स ने कि ये जो न्यू सिस्टम है इससे ट्रांसफॉर्म होगा और पीजेंट्स जो है रिच हो जाएंगे, बट दिस डिड नॉट हैपन। लेकिन ये हुआ ही नहीं, उनके पास इतनी प्रोडक्शन ही नहीं हो पाती थी कि वो मतलब कि रिवेन्यू ही पे कर पाए, तो उनके पास क्या बचेगा बेचारे पीजेंट्स के पास। ओके, तो ये था मुंड्रो सिस्टम के बारे में। जब उसको लागू किया गया तो ये प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी ब्रिटिशर्स को। इसके बाद आता है कि वाई वर रॉयट्स रेल्यूक्टेंट टू ग्रो इंडिगो। इंडिगो, देखो इंडिगो मैंने कल की वीडियो में बताया था, इंडिगो क्या है, नील जो हम कपड़े में डालते हैं, नील की खेती होती है। ओके, इसको उगाया जाता है। जो रायट्स का मीनिंग है यहाँ पर किसान, तो उन्होंने इंडिगो को ग्रो करने से मना कर दिया। अब इंडिगो की बात कहाँ से आ गई, थोड़ा कनेक्शन बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जब मतलब इतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा था ब्रिटिशर्स को, पीजेंट्स थे, तो उन्होंने क्या किया, किसानों को फोर्स करना स्टार्ट किया कि आप इंडिगो की खेती करो, क्योंकि इंडिगो की यूरोप के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बहुत सारी डिमांड थी। तो उन्होंने उनको अपना प्रॉफिट नजर आ रहा था इंडिगो की खेती के अंदर। तो उन्होंने पीजेंट से कहा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इंडिगो ग्रो करेंगे। तो काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे किसान इस इंडिगो को ग्रो करने में, उगाने में। लो प्राइसेस ऑफ इंडिगो, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी कि जो इंडिगो का प्राइस था ना वो बहुत ही लो था, कम था, यानी कि उनकी लागत तो ज्यादा थी। जब वो इंडिगो को ग्रो करते थे तो उनकी कॉस्ट तो ज्यादा पड़ रही थी उनको, लेकिन बदले में उनको किसानों को इतना नहीं मिल पा रहा था। द ग्रोइंग ऑफ इंडिगो वॉज नॉट ए प्रॉफिटेबल वर्क, ये प्रॉफिटेबल वर्क नहीं था, लाभदायक काम नहीं था, पैसा नहीं मिल रहा था इससे किसानों को। द हाई कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग इंडिगो एंड द लो प्राइसेस ऑफ द प्रोड्यूस डिसइल्यूशन्ड द पीजेंट्स। जो हाई कॉस्ट थी, मतलब कि बहुत ज्यादा कॉस्ट, लागत लग रही थी इंडिगो को उगाने में, और उसके बदले उनको बहुत ही लो प्राइस मिल रहे थे। तो इससे पीजेंट्स जो थे बहुत ही डीमोटिवेट हुए, उन्होंने मना कर दिया। दे कुड नॉट इवन रीपे द लोन दे रेज्ड टू प्रोड्यूस इंडिगो। तो वो जितना लोन ले रहे थे इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए, वो उस लोन को ही नहीं पे कर पा रहे थे। ठीक है, उनको क्या क्या काम था, आप मतलब कि लोन ले रहे हो इंडिगो को ग्रो करने के लिए, फिर उनको लोन को रीपे भी करना है, उन्होंने रिवेन्यू भी देना है, उन्होंने सरवाइव भी करना है, तो ये सब वो नहीं कर पा रहे थे। तो इतना प्रॉफिटेबल नहीं था बिकॉज ऑफ लो प्राइसेस ऑफ इंडिगो। नेक्स्ट है हार्मफुल फॉर फर्टाइल लैंड। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो फर्टाइल लैंड थी। फर्टाइल लैंड क्या होती है, जो उपजाऊ भूमि थी, वो उसको मतलब कि हानि पहुंच रही थी। वो इंडिगो को अगर उगाएंगे तो जो उसकी उपजाऊ क्षमता है धरती की वो खत्म हो रही थी, बिकॉज जो इंडिगो की रूट्स होती हैं वो काफी डीप तक जाती थी। ओके,
The planters usually insisted that indigo be cultivated on the best soils in which peasants preferred to grow rice. इंडिगो को उगाने के लिए पीजेंट्स को इंसिस्ट किया जाता था, जबरदस्ती की जाती थी, धक्का किया जाता था कि आप इसको उगाओगे, इसको ग्रो करोगे, कल्टीवेट करोगे, और उनको कहा जाता था कि आप अच्छी से अच्छी सॉइल के अंदर इसको ग्रो करो, जहां पर वो प्रेफर करते थे राइस को उगाना, चावल को उगाना. इंडिगो हैड डीप रूट्स एंड इट exhausted the soil rapidly. और इसकी जो डीप रूट हुआ करती थी, बहुत गहरी जड़ें होती थी इंडिगो की, इससे सोयल की जो क्षमता थी, उपजाऊ क्षमता थी, वो रैपिडली यानी कि लगातार कम हो रही थी, मतलब कि उनकी उपजाऊ क्षमता. ओके, तो आज के लिए इतना ही. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से करोगे इन क्वेश्चन आंसर को. टेक केयर, गुड बाय.